Welcome students at Impact Academy Hisar. Topic of this lecture is plasma membrane or cell membrane. Cell membrane or plasma membrane is also known as biomembrane or plasma lemma. Generally लिविंग सिस्टम में जितनी भी मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, चाहे वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जिसको हम सेल मेम्ब्रेन के नाम से जान रहे हैं, ठीक है, या हम किसी भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल की बात करते हैं लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस और गोल्जी एपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, सभी में मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। और जनरली हम उन मेम्ब्रेन्स को इंक्लूडिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक कॉमन नेम उनको हम देते हैं बायो मेम्ब्रेन्स का। और जनरली सभी मेम्ब्रेन्स का, चाहे वो किसी भी ऑर्गेनेल को कवर कर रहा है, ठीक है, जो जनरल एक स्ट्रक्चर है मेम्ब्रेन का वो सभी का सेम है, ठीक है। वो वहां पर फॉस्फोलिपिड बाइलेयर ही आपको देखने को मिलेगा, चाहे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं या माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं। तो कंसेप्ट ये आने वाला है कि जनरल जो हमने एक रिप्रेजेंटेटिव तौर पे, एक स्पेसिमेन की तौर पे जो यहाँ पे हमने स्टडी करना है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर रहेगा। बट ऐसा ही स्ट्रक्चर, ठीक है, सिमिलर स्ट्रक्चर किसका रहने वाला, जितनी भी मेम्ब्रेन्स लिविंग सिस्टम में प्रेजेंट है, चाहे वो माइटोकॉन्ड्रिया को कवर कर रहा, चाहे वो गोल्जी एपरेटस को कवर कर रहा, चाहे वो न्यूक्लियर एनवलप के अंदर है, इनर मेम्ब्रेन आउटर मेम्ब्रेन का जो कंसेप्ट आ रहा है, ठीक है, चाहे वो क्लोरोप्लास्ट में है, सभी में जो बेसिक स्ट्रक्चर रहने वाला है वो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर का ही आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अब इसको हम स्टार्ट करते हैं। सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो है फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। अगर इस डायग्राम को हम देखें तो ये डायग्राम टू पार्ट्स में डिवाइड हो सकता है। एक तो ये पार्ट है ऊपर वाला और दूसरा पार्ट है ये लेयर नंबर 1, लेयर नंबर 2। तो यहां पर जो कंसेप्ट आने वाला है वो है फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, फॉस्फोलिपिड। तो कंसेप्ट यहां पर ये आ रहा है कि जो नॉर्मल लिपिड है उनके साथ फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो रहा है और वो क्या कहलाता है, फॉस्फोलिपिड। सिंपल लिपिड प्लस में फॉस्फेट ग्रुप, इसको हम क्या बोलेंगे, फॉस्फोलिपिड। लोकेशन की अगर हम बात करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन सभी सेल में प्रेजेंट होती है, चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल है चाहे वो यूकैरियोटिक सेल, ठीक है, चाहे वो प्लांट सेल है चाहे वो एनिमल सेल है चाहे वो फंजाई से रिलेटेड है, फंगल सेल है, ठीक है। तो कंसेप्ट यहाँ पर ये आ रहा है कि जहां पर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है, लाइक इन केस ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स के केस में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, कोई एक्स्ट्रा कवरिंग प्रेजेंट नहीं होती, तो एनिमल्स के केस में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा वो आउटर मोस्ट कवरिंग होगा सेल का, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ एनिमल सेल। बट अगर हम फंजाई या बैक्टीरियल सेल की बात करते हैं या हम बात करते हैं यहाँ पे प्लांट की, तो वहां पर एक्स्ट्रा कवरिंग प्रेजेंट है। जैसे हम फंजाई में देखते हैं कि वहां सेल वॉल प्रेजेंट होती है, काइटिन की बनी होती है, वो काइटिनस इन नेचर। अगर हम बात करते हैं वहां पे प्लांट्स के केस में, तो वहां पे सेल वॉल प्रेजेंट होता है, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टोज, वहां ये ऐसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहने वाला है। यानी उस केस में प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, प्लांट्स के केस में, फंजाई के केस में और बैक्टीरिया के केस में हम प्लांट सेल वॉल को आउटर मोस्ट कवरिंग नहीं बोल सकते, क्योंकि आउटर मोस्ट कवरिंग वहां पर सेल वॉल है, ठीक है, और दूसरे जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहने वाले हैं इसमें प्रोकैरियोट्स में, वो आउटर मोस्ट कवरिंग कहलाने वाले हैं, जैसे ग्लाइकोकैलिक्स की हम बात कर सकते हैं, ठीक है। बट कंसेप्ट यहाँ पर आता है एनिमल्स के केस में और ह्यूमन के केस में जो सेल मेम्ब्रेन है वो आउटर मोस्ट कवरिंग है सेल का। तो ये इसके लोकेशंस के रिगार्डिंग है। दूसरा कंसेप्ट ये आता है कि जो सेल मेम्ब्रेन है ये एक डायनामिक स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है, ये एक डायनामिक स्ट्रक्चर है। यहां पर हम टू टाइप के स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं। तो यहां पर जो वर्ड यूज किया जा रहा है वो डायनामिक स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर रहने वाला है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, डायनामिक स्ट्रक्चर रहने वाला है, मींस इसमें स्टैटिक पोजीशन नहीं है। इसमें कंसेप्ट ये आता है कि जो ओल्ड मॉलिक्यूल्स हैं,
ठीक है, वो कॉन्टिन्यूसली क्या हो रहे हैं, इससे रिलीज हो रहे हैं। ठीक है, और जो न्यू मॉलिक्यूल्स है वो इसमें कॉन्टिन्यूसली ऐड हो रहे हैं, यानी एक इक्विलिब्रियम कंडीशन इस्टेब्लिश हो जाती है कि न्यू मॉलिक्यूल्स कॉन्टिन्यूसली ऐड हो रहे हैं, जो ओल्ड मॉलिक्यूल्स है वो एज ए वेस्ट इससे रिमूव हो रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, डायनामिक, यानी स्टैटिक कंडीशन नहीं है ये डायनामिक है, लिविंग स्ट्रक्चर है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो लिविंग स्ट्रक्चर है या नॉन लिविंग स्ट्रक्चर है। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये लिविंग है, ठीक है, और जो सेल वॉल है वो प्राइमरी सेल वॉल क्या रहने वाला, लिविंग, और जो सेकेंडरी वॉल है सेल वॉल वो नॉन लिविंग। तो यहाँ पे ये 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ए लिविंग स्ट्रक्चर, डायनामिक स्ट्रक्चर। जो सेल वॉल है इसको हम 2 पार्ट्स में आगे डिवाइड करते हैं, प्राइमरी सेल वॉल और सेकेंडरी सेल वॉल। जो प्राइमरी सेल वॉल है वो लिविंग है और जो सेकेंडरी सेल वॉल है वो नॉन लिविंग। The detailed structure of the membrane was studied only after the advent of electron microscope. ये आपको मालूम है कि जो डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल है, जो डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है वो 1953 में प्रपोज किया गया था बाय वेटसन एंड क्रिक, और 1950 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का डिस्कवरी हुआ, एडवेंट किया गया उसको। तो कंसेप्ट ये है कि आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है, मैक्सिमम जो अल्ट्रा स्ट्रक्चर की स्टडी है वो हुई है, यानी सेल के अंदर जो स्ट्रक्चर है उसकी स्टडी डिटेल में तभी हो पाई जब हमारे पास क्या आया, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। कंसेप्ट ये आ रहा है कि 1950 के अप्रोक्स बहुत डिटेल्ड एनालिसिस किया गया। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूँ कि जनरली जो मैक्सिमम स्टडी हुई है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को इल्यूसिडेट करने के लिए, उसको स्टडी करने के लिए, वो सेल हमने स्पेसिमेन की फॉर्म में जो सिलेक्ट किया वो है आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पस्कल या इराइथ्रोसाइट्स जिसको हम बोलते हैं, ब्लड में प्रेजेंट होता है। इसके 2 रीजन हैं, एक तो ये सेल आइसोलेटेड है, यानी टिश्यू से दूसरी सेल्स के साथ ये एसोसिएट नहीं है, जुड़ा नहीं हुआ, इसको इजिली हम आइसोलेट कर सकते हैं। फर्स्ट रीजन तो ये है। और दूसरा रीजन यहाँ पर ये आता है कि ये लार्ज इन साइज है इन कंपैरिजन टू अदर सेल्स, इसका जो साइज है वो बड़ा है, यानी आसानी से हम इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन को स्टडी कर सकते हैं। तो जनरली जितनी भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे रिसर्च हुआ है, स्टडी हुई है, ठीक है, इसकी स्ट्रक्चर को लेके, वो मेनली हमने आरबीसी को ही स्टडी किया है। तो यहाँ पे डिफरेंट साइंटिस्ट ने अलग अलग तरीके का स्ट्रक्चर दिया, बट प्रेजेंटली जो मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल है, ठीक है, वर्ल्ड वाइड, वर्ल्ड में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए जिस मॉडल की हम हेल्प लेते हैं उस मॉडल का नेम है फ्लूइड मोजाइक मॉडल। इस नेम में ही इस मॉडल के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन दी गई है। फ्लूइड यानी जो इसका नेचर है वो सेमी फ्लूइड लाइक है, लिक्विड जैसा है, ठीक है, कंप्लीट लिक्विड नहीं है, सेमी फ्लूइड वर्ड वहां पर यूज किया जाता है, सेमी फ्लूइड, ठीक है। दूसरा यहाँ पर कंसेप्ट आता है मोजाइक, यानी वहां पर टाइल पैटर्न है, जैसे ओशियन में या वाटर में हम टाइल्स को अरेंज कर देते हैं, तो ऐसी ही अपीयरेंस हमें देखने को मिलेगी। यहाँ जो टाइल्स है वो प्रोटीन है, और जो यहाँ पे वाटर या लिक्विड का काम कर रहा है वो यहाँ पे फॉस्फोलिपिड है, ठीक है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। तो इस तरीके का अपीयरेंस हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखने को मिलता है, ठीक है। इस वजह से हमने इस मॉडल का नाम क्या रखा है, फ्लूइड मोजाइक मॉडल। और ये मॉडल किसने प्रपोज किया था, सिंगर एंड निकोलसन ने। कब दिया था ये मॉडल, 1972 में, 1972 में, ठीक है। ये मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को लेके। केमिकल स्टडीज ऑन द सेल मेम्ब्रेन स्पेशली इन ह्यूमंस, मैक्सिमम जो स्टडी हुआ है वो कहाँ हुआ है, ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स में, आरबीसी पे, ठीक है। साइंटिस्ट को इन्होंने एनेबल किया टू डिड्यूस द पॉसिबल स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। तो यहाँ पे जो अभी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिल रही है वो ये है हमारे पास कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो डायनामिक स्ट्रक्चर है, लिविंग है, सेल वॉल 2 टाइप में डिवाइड होगा, प्राइमरी सेल वॉल और सेकेंडरी सेल वॉल। जो सेकेंडरी सेल वॉल है वो नॉन लिविंग है, जो प्राइमरी सेल वॉल है वो लिविंग है। दूसरा जो मैक्सिमम स्टडी हुआ है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्टडी को एलेबोरेट करने के लिए, उसके लिए जो हमने स्पेसिमेन चूज किया है वो आरबीसी है, ठीक है। और यहाँ पर जो मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल है, तो जो मॉडल आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे लेयर 1 और लेयर 2 है, यानी मोनोलेयर हम बोलते हैं। एक लेयर को क्या बोलेंगे, मोनोलेयर, दोनों को क्या बोलेंगे, बाइलेयर। तो मेन जो कंपोनेंट यहाँ पर है वो फॉस्फोलिपिड है। तो जो मेन इसका स्ट्रक्चर रहने वाला है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, वो कौन सा रहने वाला है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर,
ठीक है। तो नेक्स्ट अब हम बात करेंगे, दिस स्टडीज शो दैट द सेल मेम्ब्रेन इज मेनली कंपोज्ड ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। जो मेन इसका कंपोनेंट रहने वाला है वो है लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। प्रोटीन्स भी आगे यहाँ पे डिफरेंट टाइप की हम स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे जो लिपिड्स हैं वो भी जो मेजर लिपिड्स रहने वाले, लिपिड्स में भी आगे जो कैटेगरी आने वाली है मेजर लिपिड्स की, वो यहाँ पर किसकी आने वाली है, फॉस्फोलिपिड्स। यानी ऐसे लिपिड्स जिनके साथ फॉस्फेट ग्रुप क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है, तो वो यहाँ पर क्या बनाते हैं, फॉस्फोलिपिड्स दैट आर अरेंज्ड इन बाइलेयर। और किस फॉर्म में अरेंज होंगे, ये बाइलेयर की फॉर्म में अरेंज होंगे। द लिपिड्स आर अरेंज्ड विद इन द मेम्ब्रेन, ये मेम्ब्रेन के अंदर अरेंज है, ठीक है। द लिपिड्स आर अरेंज्ड विद इन द मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन के अंदर ये अरेंज होगा विद द पोलर हेड टूवर्ड्स द आउटर साइड, एंड जिसको जो हाइड्रोफोबिक टेल होगा वो टूवर्ड्स क्या होगा, इनर साइड। अगर हम जनरल इसके स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग बात करते हैं, अगर हम एक फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल को फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल के रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो जनरली ये एक फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल शो हो रहा है। जो ये रीजन है ये पोलर हेड है, पोलर हेड जो कि जनरली क्या रहने वाला, हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक। और जो ये रीजन रहने वाला ये क्या, हाइड्रोफोबिक टेल्स, और 2 ही टेल्स प्रेजेंट होगी, जिसको हम जनरली क्या बोलते हैं, नॉन पोलर। क्या बोलते हैं, नॉन पोलर टेल्स। क्या बोलते हैं इनको, नॉन पोलर टेल्स। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हाइड्रोफिलिक है यानी जो वाटर अट्रैक्टिंग है या वाटर लविंग पार्ट है वो स्मॉल है, और जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है वो यहाँ पर क्या है, लार्ज है। यानी इसमें जो पोलर पार्ट रहने वाला है, पोलर मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो इसलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो मेजर पार्ट है वो क्या है, नॉन पोलर है, हाइड्रोफोबिक इन नेचर है, यानी वाटर रिपेलेंट है। तो यहाँ पर हम से बात कर रहे थे, तो यहाँ पे जो लिपिड्स है वो मेजर लिपिड्स कौन सा रहने वाला है, यहाँ पे फॉस्फोलिपिड्स। कौन सा रहने वाला है, जो मेजर लिपिड्स है यहाँ पे वो कौन सा रहने वाला है, फॉस्फोलिपिड्स। और ये किस फॉर्म में अरेंज होगा, बाई लेयर की फॉर्म में अरेंज होगा। लिपिड्स आर अरेंज विद इन द मेम्ब्रेन विद द पोलर हेड। अब यहाँ पे जो पोलर हेड है, ठीक है, जो ये सर्कल यहाँ पे शो किया गया है, ठीक है, जो स्काई ब्लू में जो ये सर्कल शो किए गए हैं ये क्या, पोलर हेड। और जो यहाँ पे ब्लैक ब्लैक आपको ये लाइनिंग दिखाई दे रही है ये क्या है, टेल। ठीक है, यानी जो मेजर पार्ट है, जो क्या है, मेजर पार्ट, ये इनर पार्ट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, तो मेजर पार्ट यहाँ पर क्या रहने वाला, हाइड्रोफोबिक। ठीक है, पोलर हेड बाहर की साइड होगा, आउटर साइड होगा, और जो हाइड्रोफोबिक टेल है वो इनर साइड होगा। ठीक है, दिस एंश्योर्स दैट नॉन पोलर टेल ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम द एक्वियस एनवायरमेंट। ठीक है, इन एडिशन टू फॉस्फोलिपिड्स मेम्ब्रेन ऑल्सो कंटेन्स कोलेस्ट्रॉल, एनिमल के केस में। ठीक है, अगर हम ह्यूमन सेल की बात करते हैं तो वहां पर आपको प्रोटीन्स प्लस में फॉस्फोलिपिड्स, इन दोनों के अलावा एक तीसरा और कंपाउंड आपको देखने को मिलेगा, वो क्या रहने वाला है, कोलेस्ट्रॉल, स्टीरॉइड या स्टीरोल्स को हम बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कौन कौन से यहाँ कंपोनेंट प्रेजेंट रहने वाले हैं। जो ये रीजन है ये यहाँ पे हाइड्रोफोबिक रीजन है, जो ये सर्कल आपको दिखाई दे रहे हैं ये हाइड्रोफिलिक रीजन है। ठीक है, और जो यहाँ पर इस तरीके के स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, कोई पेरिफेरल प्रोटीन है यहाँ पे, कोई कार्बोहाइड्रेट है, शुगर है। ठीक है, ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर हो गया यहाँ पे, जैसे ये येलो है तो ये क्या है, यहाँ पे शो किया गया कोलेस्ट्रॉल। मेनली 3 बेसिक कंपोनेंट आपको यहाँ। नेक्स्ट, biochemical investigation clearly revealed that cell membranes also possess protein and carbohydrates। ठीक है, अब यहाँ पे जो कार्बोहाइड्रेट्स होगा वो 2 फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स। यानी जब कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के साथ एसोसिएट होकर एक न्यू स्ट्रक्चर फॉर्म करता है उसको हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइको टर्म किसके लिए यूज हो रहा है, यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट के लिए। और जब कार्बोहाइड्रेट लिपिड के साथ एसोसिएट होंगे उसको हम क्या बोलेंगे, ग्लाइकोलिपिड। तो कार्बोहाइड्रेट इंडिविजुअल फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होने वाला है यहाँ पे, या तो ग्लाइकोलिपिड की फॉर्म में प्रेजेंट होगा,
या ग्लाइकोप्रोटीन की में ये प्रेजेंट होने वाला है। द रेशियो ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड वेरीज कंसिडरेबली इन डिफरेंट सेल टाइप्स, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि हर एक सेल की अपने अलग अलग फंक्शन होते हैं, ठीक है। तो जो यहाँ पे सेल की लोकेशन है, सेल का जो फंक्शन है, उसके बेसिस पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो लिपिड और प्रोटीन का जो रिलेटिव कॉन्सेंट्रेशन है वो वेरी करता है। जैसे हम बात कर लेते हैं न्यूरॉन की, न्यूरॉन के केस में भी अगर माइलिनेटेड न्यूरॉन की बात करें तो वहाँ रिलेटिवली जो लिपिड का अमाउंट होगा वो दूसरे सेल के कंपैरिजन में क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि वहाँ पे इंसुलेशन चाहिए। तो इन ह्यूमन बींग्स द मेम्ब्रेन ऑफ द इराइथ्रोसाइट, क्योंकि मैक्सिमम स्टडी कहाँ हुई है, आरबीसी पे स्टडी हुआ है, मैक्सिमम जो स्टडी हुआ है वो कहाँ हुआ है, आरबीसी पे। तो इन ह्यूमन बींग्स द मेम्ब्रेन ऑफ द इराइथ्रोसाइट हैज अप्रोक्सीमेटली 52% यहाँ पर क्या रहने वाला है, प्रोटीन, और 40% यहाँ पर क्या रहने वाला, लिपिड्स। किस केस में, किस केस में, आरबीसी के केस में, ठीक है। अगर हम लीवर सेल्स, हिपैटिक सेल्स की बात करेंगे या किसी एपिथेलियल सेल की हम बात करेंगे, कार्डियक सेल की हम बात करेंगे, ठीक है, तो वहाँ पे हमें ये कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट देखने को मिलेगी, क्योंकि उनकी फंक्शंस क्या है, इससे डिफरेंट है, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन द ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन, एक तो आसानी से हम आरबीसी को ब्लड से क्या कर सकते हैं, आइसोलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो डिपेंडिंग ऑन द ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन मेम्ब्रेन प्रोटीन्स कैन बी क्लासिफाइड एज इंटीग्रल एंड पेरिफेरल। जनरली हम तो मेम्ब्रेन प्रोटीन्स है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हमें देखने को मिलते हैं, उसको हम 3 बेसिस में, 3 क्लासेज में डिवाइड करते हैं, बट जनरली यहाँ पे 2 क्लासेज में डिवाइड किया गया है। अगर हम बात करें तो जनरली एक होता है एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बाहर की साइड, मान लो ये जो है बाहर की साइड है, आउटर साइड, ठीक है, ये इनर साइड है, यानी साइटोसोल की साइड है, ये साइटोसोलिक साइड है, ये मैट्रिक्स की साइड है, मैट्रिक्स वाला रीजन है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स, ठीक है, जो बाहर की साइड प्रोटीन प्रेजेंट होगा, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। क्या बोलेंगे, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। जो अंदर की साइड प्रेजेंट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे इंट्रिंसिक प्रोटीन। क्या बोलेंगे यहाँ पे, इंट्रिंसिक प्रोटीन। और जो मेम्ब्रेन में, ठीक है, जो कंप्लीट मेम्ब्रेन को क्रॉस कर रहा है, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, इंटीग्रल और ट्रांस मेम्ब्रेन। अब कंसेप्ट ये आता है कि जो इंटीग्रल का मतलब है उसका कंप्लीट पार्ट बन चुका है। ये जो इंटीग्रल प्रोटीन है जिसको हम ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन के नाम से भी जानते हैं, कंप्लीट प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या कर रहा है, क्रॉस कर रहा है। कंप्लीट प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या कर रहा है, ये क्रॉस कर रहा है। कंसेप्ट यहाँ पर ये आता है कि जो कंप्लीटली प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस, उसको क्या बोलेंगे, इंटीग्रल और ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। और जो आउटर साइड प्रेजेंट है बट पार्शली एम्बेडेड है, फुली एम्बेडेड नहीं है, जैसे ये फुली एम्बेडेड है, अगर पार्शली एम्बेडेड है तो उसको हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। और जो साइटोसोलिक साइड में है बट वो पार्शली एम्बेडेड है, यानी मोनोलेयर में ही एम्बेडेड है, दोनों लेयर को वो क्रॉस नहीं कर रहा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इंट्रिंसिक प्रोटीन। तो जनरली यहाँ पे प्रोटीन कितने टाइप के रहेंगे, 3, ठीक है, इंटीग्रल और ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। पेरिफेरल जो रहेंगे आगे 2 टाइप कर सकते हो आप इसके, एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक, ठीक है, ओवरऑल 3 टाइप आ जाता है। पेरिफेरल प्रोटीन्स लाई ऑन द सरफेस ऑफ मेम्ब्रेन, ठीक है, और व्हाइल द इंटीग्रल प्रोटीन्स आर पार्शली और टोटली बरीड इन द मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे आप जो पेरिफेरल प्रोटीन है उसको आप 2 टाइप में डिवाइड करेंगे, एक एक्सट्रिंसिक प्रोटीन होगा और दूसरा यहाँ पर क्या होगा, इंट्रिंसिक प्रोटीन। नेक्स्ट अगर हम इसके और डिटेल की बात करते हैं, एन अप्रूव्ड मॉडल, इस मॉडल को, अप्रूव्ड का मतलब है मोस्ट एक्सेप्टेड, जो वर्ल्ड लेवल पर जिसको एक्सेप्टेंस मिला हुआ है, ठीक है। एन अप्रूव्ड मॉडल ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन वाज प्रपोज्ड बाय, इस पे क्वेश्चंस आए हुए हैं एमसीक्यू, ये दोनों साइंटिस्ट के नेम इंपॉर्टेंट है, डेट इंपॉर्टेंट है और मॉडल का नेम इंपॉर्टेंट है। साइंटिस्ट के नेम है सिंगर एंड निकोलसन। ये मॉडल कब दिया था, 1972 में। मॉडल का नाम क्या, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस द क्वासी फ्लूइड नेचर, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो क्वासी फ्लूइड है, यानी जेल लाइक, जैसे आपका हनी है या टूथपेस्ट है, जेली है, ठीक है, जैम है, तो वहाँ पे वो फुली लिक्विड नहीं है, लाइक वाटर नहीं है। क्वासी, क्वासी का मतलब है 50%, यानी उसमें जो कुछ नेचर आ रहा है वो सॉलिड भी है।
ठीक है। क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड एनेबल्स लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन्स विद इन द ओवरऑल बाइलेयर। एक तो यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्वासी फ्लूइड है, डायनामिक है, और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्वासी फ्लूइड है उसका बेनिफिट ये है कि जो उसमें प्रोटीन एम्बेडेड है वो अपनी लोकेशन से क्या हो सकते हैं, चेंज हो सकते हैं। ठीक है, वो लेटरली यानी साइड में वो क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, इसलिए इसको यहाँ पर क्या बोला गया है, लेटरल मूवमेंट बोला गया है, यानी अपनी लोकेशन को चेंज कर सकते हैं, फिक्स नहीं है यहाँ पे प्रोटीन। दिस एबिलिटी टू मूव विद इन द मेम्ब्रेन इज मेजर्ड एज इट्स फ्लूइडिटी। और प्रोटीन्स की जो मूवमेंट है, जो लोकोमोशन की एबिलिटी है, ठीक है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर में, इस प्रॉपर्टी को हमने क्या बोला यहाँ पे, फ्लूइडिटी। ठीक है, द फ्लूइड नेचर ऑफ मेम्ब्रेन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू। अब जो फ्लूइड नेचर है मेम्ब्रेन का क्या सिग्निफिकेंस है, उसका बेनिफिट क्या है। एक तो सेल की ग्रोथ, अगर वो हार्ड होगा तो सेल आगे साइज में इंक्रीज नहीं हो पाएगा, यानी यहाँ पर हम बात कर सकते हैं सेल ग्रोथ में हेल्प कर रहा है क्या, फ्लूइड नेचर ऑफ द मेम्ब्रेन। दूसरा, फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेल्यूलर जंक्शन, एक सेल के साथ दूसरी सेल का जो जंक्शन होगा, इंटरसेल्यूलर जंक्शन, उसमें हेल्प कर रहा है, ये फ्लूइड नेचर है, तभी ये जंक्शन फॉर्म हो पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आ रहा है सेक्रीशन है, एंडोसाइटोसिस। ठीक है, 2 टाइप का होता है, एक्सोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस, यानी जब बाहर से मटेरियल सेल के अंदर एंटर करता है तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एंडोसाइटोसिस। और एंडोसाइटोसिस भी आगे 2 टाइप की होती है, पिनोसाइटोसिस। ठीक है, पिनोसाइटोसिस में लिक्विड मटेरियल एंटर करता है, और फैगोसाइटोसिस जिसमें सॉलिड। और दूसरा नेक्स्ट क्या है, सेल डिवीजन। यानी यहाँ पर जो फ्लूइड नेचर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसका सिग्निफिकेंस क्या है। पहला सिग्निफिकेंस यहाँ पर क्या आ रहा है, सेल ग्रोथ आ रहा है। उसके बाद यहाँ पर क्या आ रहा है, फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेल्यूलर जंक्शंस की बात की जा रही है। उसके बाद एंडोसाइटोसिस की बात की जा रही है, सेल डिवीजन की बात की जा रही है, और सेक्रेशन की। One of the most important function of plasma membrane is the transport of the molecules across it। यानी जो एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सेल को कवर कर रहा है, और यही एक कंट्रोल लिमिट कर रहा है कि कौन सा मटेरियल अंदर एंटर करेगा और कौन सा बाहर जाएगा। यानी जो मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्टेशन है अक्रॉस द मेम्ब्रेन, ठीक है, वो भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू क्या हो रहा है, कंट्रोल हो रहा है। द मेम्ब्रेन यहाँ पर, अब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो यहाँ पे सिलेक्टिवली परमिएबल है, सेमी परमेबल नहीं है। कैसा है, सिलेक्टिवली परमिएबल है, क्योंकि यहाँ पे मॉलिक्यूल्स आपको पोलर भी दिखाई देंगे, नॉन पोलर भी दिखाई देंगे, और जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है वो पास हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मेजर पार्ट जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का है वो यहाँ पर क्या रहने वाला है, नॉन पोलर। बट जो पोलर मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, उनके लिए प्रॉब्लम है, वो नॉन पोलर पार्ट्स को इजिली क्रॉस नहीं कर सकते, उनको हेल्प चाहिए यहाँ पे चैनल्स की। और चैनल्स का काम यहाँ कौन करने वाले हैं, ट्रांस मेम्ब्रेन और इंटीग्रल प्रोटीन्स। So selectively permeable to some molecules present on either side of it, many molecules can move briefly across the membrane without any requirement of energy। जहां पर ट्रांसपोर्टेशन में एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, एनर्जी किस फॉर्म में, एटीपी की फॉर्म में, तो उस ट्रांसपोर्टेशन को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, पैसिव। जहां पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं हो, जहां पर एटीपी का यूज हो रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्टिव। अब आपको यहाँ पर ये याद रखना है, जो पैसिव होता है वो हमेशा अलोंग द ग्रेडियंट है, यानी हमेशा कहाँ से कहाँ होगा, हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, हाई फ्री एनर्जी टू लो फ्री एनर्जी। और जो एक्टिव होगा वो हमेशा अगेंस्ट द ग्रेडियंट होगा, यानी लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन, लो प्रेशर टू हाई प्रेशर, लो फ्री एनर्जी टू हाई फ्री एनर्जी। एंड दिस इज कॉल्ड, यहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसलिए यहाँ पे कौन सा वर्ड यूज किया गया है, विदाउट एनी रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी, ऐसे को हम क्या बोलते हैं, पैसिव। ठीक है, और जहां पर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, जहां पर एटीपी क्या होंगे, यूटिलाइज होंगे, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। जैसे सोडियम पोटेशियम पंप, जैसे यहाँ पर क्या है, सोडियम पोटेशियम पंप। नेक्स्ट, जो न्यूट्रल सॉल्यूट्स है, अब हम बात कर सकते हैं कि जो मटेरियल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर एंटर कर रहा है या लिव कर रहा है, ठीक है, वो जनरली कितने टाइप के हो सकते हैं, 3 टाइप के। ठीक है, अब यहां पर अगर हम बात करें नॉन पोलर, नॉन पोलर का मतलब है हैविंग नो चार्ज, कोई चार्ज नहीं है। दूसरा यहां पर क्या हो सकता है, पोलर। तीसरा क्या हो सकता है, एम्फोटेरिक, कि दोनों ही चार्ज लिया हुआ। मेनली जो हमें डील करने को मिलेगा वो क्या रहने वाला है, नॉन पोलर और पोलर, यानी पॉजिटिवली चार्ज और पॉजिटिवली चार्ज हो सकता है। पोलर का मतलब यहाँ पर क्या, पॉजिटिवली चार्ज या नेगेटिवली चार्ज, यानी एनाइन और कैटाइन की फॉर्म में।
किसी भी फॉर्म में अगर जिस पे चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, उसको हम क्या बोलेंगे, पोलर। ठीक है, इस पे कोई भी चार्ज नहीं है उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन पोलर। और जिस पे दोनों चार्ज है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव, उसको हम क्या बोलेंगे, एम्फोटेरिक। जैसे अमीनो एसिड्स के केस में हम देखते हैं। कंसेप्ट यहाँ पर है, जनरली हमें देखना पड़ेगा यहाँ पे नॉन पोलर या पोलर को हमें डील करना है। तो यहाँ पे जो न्यूट्रल सॉल्यूट्स है, जिन न्यूट्रल का मतलब है नॉन पोलर, जिसपे कोई भी चार्ज नहीं है, मे मूव अक्रॉस मेम्ब्रेन बाय द प्रोसेस ऑफ सिंपल डिफ्यूजन अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। इसको जनरली हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। ठीक है, डिफ्यूजन में हम अक्रॉस द मेम्ब्रेन तो बात नहीं करते, बट डिफ्यूजन में हमेशा जो मूवमेंट होता है वो हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन होता है। अगर वाटर की बात करें, क्योंकि हमारी बॉडी में मेन सर्कुलेटिंग फ्लूइड क्या है, ब्लड, और ब्लड का जो मेन कंपोनेंट है वो वाटर। ठीक है, तो वाटर में ऑल्सो मूव अक्रॉस दिस मेम्ब्रेन फ्रॉम हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, वाटर जो मॉलिक्यूल है वो पोलर है, बट उसका जो साइज है वो क्या है, दूसरे मॉलिक्यूल्स के कंपैरिजन में बहुत छोटा है, तो इजीली वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकता है। तो मूवमेंट ऑफ वाटर बाय डिफ्यूजन। ठीक है, ऑस्मोसिस यहाँ पर क्या है, स्पेशल केस ऑफ डिफ्यूजन ऑफ वाटर, ठीक है, अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। एज द पोलर मॉलिक्यूल्स कैन नॉट पास थ्रू द नॉन पोलर लिपिड बाइलेयर, दे रिक्वायर ए कैरियर प्रोटीन ऑफ द मेम्ब्रेन टू फैसिलिटेट देयर ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन। तो वहां पर हम फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की बात करते हैं। जब हम बात करते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की, तो वहां पर कंसेप्ट आता है विद द हेल्प ऑफ चैनल। और चैनल का काम कौन करेगा यहाँ पे, इंटीग्रल और ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, जो कंप्लीट फॉस्फोलिपिड बाइलेयर को क्या कर रहा है, क्रॉस कर रहा है। क्लियर है कंसेप्ट ये। A few ions or molecules are transported across the membrane against their concentration gradient from lower to higher concentration. Such a transport is an energy dependent process. ठीक है, जब हम अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट की बात करते हैं तो वहां पर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, और एनर्जी की जहां रिक्वायरमेंट है तो हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट का जो एग्जाम्पल है वो सोडियम पोटेशियम पंप है। ठीक है, जब आप किडनी की स्टडी करेंगे, नेफ्रॉन की स्टडी करेंगे या न्यूरॉन्स की स्टडी करेंगे, ठीक है, वहां पे नर्व इंपल्स के जनरेशन की जब हम बात करेंगे, तो न्यूरॉन्स के केस में और नेफ्रॉन के केस में हमें सोडियम पोटेशियम पंप स्टडी करने को मिलेगा। और सोडियम पोटेशियम पंप इज ए क्लासिकल एग्जांपल ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। क्लियर है, तो ये बेसिक, बिल्कुल हमने बेसिक बात की है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, डिटेल बहुत है इसकी। ठीक है, बट जो ओवरव्यू था इसका, जो बेसिक स्ट्रक्चर था, वो आज हमने डिस्कस किया है। स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन और बायो मेम्ब्रेन। ठीक है, बायो मेम्ब्रेन को भी रिप्रेजेंट कर रहा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। करने का मतलब यहाँ पर है कि हमने कंप्लीट बायो मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को बेसिक हमने स्टडी किया है। ठीक है, इसको हम प्लाज्मा लीमा के नाम से भी जानते हैं। थैंक यू।